नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंशिका क्राइम स्टोरीज। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसमें प्यार भी है, डर भी है और एक ऐसी भूल भी है जिसने 3 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की नहीं, एक ऐसी हकीकत है जिसमें प्यार भी था, डर भी था और एक ऐसी गलती जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। जरा संभल कर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का हर शब्द आपकी रूह को हिला देगा। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात बता दूं, अगर किसी की अकेलापन समझने की भूल कर दी तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। और यही भूल चंपा ने कर दी थी। उस रात वो अकेली थी और गलती से जिस हाथ को सहारा समझा वही उसके लिए तबाही बन गया। नरेश अपने कपड़े समेटते हुए बोला, चंपा, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। चंपा नरेश से बोली, नहीं, कल से मत आना, कल मेरा पति घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। नरेश चंपा को अपनी बाहों में कसते हुए बोला, अरे नहीं सूरत, इतना नजदीक नहीं है, उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। चंपा बांध छुड़ाकर बोली, मेरा पति 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वो गाड़ी पकड़ चुका है, कल वो घर भी पहुंच जाएगा। नरेश मायूस होता हुआ बोला, जैसी तेरी मर्जी, दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। चंपा हंसकर उससे बोली, ठीक है, आ जाना। नरेश पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। अपने घर जाते समय नरेश चंपा के बारे में वो सब सोचने लगा जो चंपा ने उसे बताया था। चंपा के घर में सास, ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। चंपा का पति संजय अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वो वहाँ तब से काम कर रहा है जब उसकी चंपा से शादी भी नहीं हुई थी। संजय को गुजरात गए 2 महीने बीत गए थे। वहीं एक कस्बे में मेला लगने वाला था। चंपा संजय को फोन पर बोली, तुम घर पर नहीं हो, इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी? माँ पिताजी तो जा नहीं सकते। संजय ने चंपा को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। ये सुनकर चंपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थी। चंपा भी उनके साथ होली। घर पर रखवाली के लिए सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस, चूल्हे और न जाने मनोरंजन के कितने सामो सामान थे। उन सबको निहारती चंपा गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब चंपा घर कैसे जाएगी? वो डर गई थी। मेले से उसका मन उचटने लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहराती जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। चंपा भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दी। चंपा की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाक नक्श, होठों लाल रस भरे, गलीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वो खिला चांद लगती थी। इसलिए तो संजय मर मिटा था चंपा पर और उसको खुश रखने के लिए वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। चंपा के गदराए बदन को देखकर 2 मनचले मेले में ही लार टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देखकर वो भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। चंपा भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगडंडी पर वो तेज कदमों से चली जा रही थी। पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर भी देख लेती। मंचले भी तेज कदमों से चंपा की ओर बढ़ रहे थे। वो बदहवास सी तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर चंपा को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? चंपा उठते हुए बोली, कुछ नहीं। नौजवान ने पूछा, शायद मेला देखकर आ रही हैं, कहाँ तक जाना है? बदहवास चंपा ने एक ही सांस में सारी बातें बोल दी। उस नौजवान से, पास के सूरतपुर गांव में मेरा घर है, 2 मनचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ मैं आई थी वे पता नहीं कब घर चली गई, मुझे मालूम नहीं चला। जिस नौजवान ने चंपा को सहारा दिया उसका नाम नरेश था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नरेश ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी गाँव का हूँ। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा,
चंपा डर गई थी। डर के मारे वो नरेश का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों की शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद नरेश ने चंपा को उसके घर पहुंचा दिया। चंपा ने शुक्रिया कहा और अगले दिन नरेश से घर आने को बोली। नरेश उसी दिन से चंपा के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता, मजाक मजाक में चंपा को छूता भी था। चंपा को भी नरेश का चुना अच्छा लगता था। एक दिन नरेश चंपा के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं, मेरा बस चले तो। चंपा मुस्कुराकर पीछे हट गई। इसके बाद नरेश ने चंपा को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। चंपा कसमसाते हुए बोली, ये अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हो। संजय तो अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए चंपा की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती थी। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर नरेश के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर गहराई जवानी का मजा उठाया। चंपा खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन नरेश ने चंपा से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना। चंपा बोली, नहीं। नरेश ने पूछा, क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चंपा बोली, ये प्यार नहीं, हवस है नरेश। नरेश बोला, आजमा कर देख लो। चंपा उसे समझाते हुए बोली, नरेश, तुम अपने एहसानों का बदला चुका रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। आज नरेश को चंपा की कही हुई हर बात जहन में ताज़ा होने लगी थी कि कल संजय के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। और उस रात जब संजय घर लौटा तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी चंपा की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो हंसी उसके लिए मौत बनकर आई थी। संजय ने दरवाज़ा खोला तो नरेश खड़ा था और चंपा की आंखों में डर का ऐसा सागर था जिससे पता चल रहा था कि सच अब छुप नहीं सकता। संजय कुछ नहीं बोला, ना चीखा ना रोया, बस धीरे से बोला, चंपा, बस इतना बताओ, तुम मेरे अकेलेपन से टूटी या किसी और के साथ रहने की चाह में। चंपा की आंखों से आंसू गिरते चले गए, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। उसके ठीक अगले दिन संजय घर छोड़कर चला गया। चंपा अपने ससुराल से और नरेश उस कस्बे से। 3 जिंदगियां एक ही गलती में बर्बाद हो गईं। और आज भी उस पगडंडी पर जहां चंपा पहली बार डरी थी, लोग कहते हैं वहां किसी लड़की के रोने की आवाज़ अब भी सुनाई देती है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी झकझोर दिया हो तो याद रखना, कभी कभी सिर्फ एक कदम की चूक पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है।